भारत में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आजादी के इतने सालों के बाद भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है? क्यों रिजर्वेशन सिर्फ कास्ट के आधार पर दिया जा रहा है? किसने सबसे पहले देश में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देने की बात कही और क्यों आज तक कास्ट बेस्ड सेंसस जनता से छुपाया जा रहा है? क्यों कोई भी नेता रिजर्वेशन के नाम पर चुप हो जाते हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आज हम बात करेंगे भारत में रिजर्वेशन यानी आरक्षण की। दोस्तों, आरक्षण एक बेहद गंभीर और विवादास्पद विषय है और इसलिए इस टॉपिक पर बात शुरू करने से पहले आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे कोई आरक्षण नहीं मिलता है, ना ही मुझे और ना ही कैमरे के पीछे से जो इस चैनल को संभाल रहा उसे यानी हमारी टीम में किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिस पे हमारे देश में सबसे ज़्यादा डिबेट होती है। किसी को लगता है आरक्षण नहीं होना चाहिए, किसी को लगता है आरक्षण होना चाहिए, किसी को लगता है कि भैया आरक्षण केवल ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर ही देना चाहिए। कुछ कहते हैं कि यार हम हमारे पूर्वजों द्वारा की गई गलती को हम क्यों भुगतें। कुछ कहते हैं कि यार 70 साल में तो इस आरक्षण से बैकवर्ड की स्थिति नहीं बदली, तो क्या ही मतलब इसका। यानी कुल मिलाकर जिसको रिजर्वेशन मिलता है वो रिजर्वेशन के सपोर्ट में है और जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है वो रिजर्वेशन के विरोध में है। और आज भी आप अगर इस वीडियो को पहले ही अपने माइंड में कुछ सोच करके देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं। और हमारा इस वीडियो को बनाने के पीछे का इंटेंशन भी यही है कि जब हम रिजर्वेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और वो भी सही फैक्ट्स के साथ। दोस्तों, 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे देश की कुल आबादी लगभग 121 करोड़ थी, जिसमें से 20 करोड़ एससी की थी और 10 करोड़ एसटी की थी। यानी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो देश की कुल आबादी का 16.63% एससी है, कुल 8.61% एसटी है। ओबीसी का कोई डेटा नहीं है, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट बोलती है कि देश में कुल 52% ओबीसी है और वहीं एनएसएसओ के सर्वे से पता चलता है कि यह कुल 41% है। तो हम एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में लगभग 75% लोग बैकवर्ड क्लास से आते हैं और बचे हुए 25% जनरल क्लास से आते हैं। और अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो एससी जो 16.63% है उनको 15% आरक्षण मिलता है और वहीं एसटी जो 8.61% है उनको लगभग 7.5% आरक्षण मिलता है और ओबीसी जो लगभग 52% है उनको 27% रिजर्वेशन मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि 75% बैकवर्ड क्लास में से लगभग 50% को रिजर्वेशन मिलता है। दोस्तों, अब आप सोचोगे कि ये तो गलत है, आप जाति के आधार पर कंपेयर करके किसी को ज़्यादा तो किसी को कम रिजर्वेशन दे रहे हो। बल्कि हमारे संविधान में तो लिखा है कि अनुच्छेद 14 के तहत ऑल सिटीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल बिफोर द लॉ और हमारे संविधान में तो हमको समानता का अधिकार मिला है। तो उस हिसाब से तो रिजर्वेशन गैरकानूनी हो गया। अब जब जो चीज़ खुद ही भेदभाव कर रही है वो आपको कैसे भेदभाव से बचा सकती है, तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप और आपके पापा कहीं जा रहे हैं और आपके पास 2 बैग है, तो आप क्या करोगे? दोनों बैग खुद उठाओगे या ये बोलोगे कि संविधान में सब एक समान है तो भैया पापा भी एक बैग उठाएंगे और हम भी एक बैग उठाएंगे? ऐसा तो नहीं करोगे ना, दोनों बैग खुद उठाओगे। और अगर आप दोनों उठाते हो तो ये तो भेदभाव हुआ, क्योंकि संविधान के हिसाब से तो सब समान है। लेकिन बीइंग अ सन, आपके लिए जो आपके पापा का सम्मान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? इसी तरह हमारा संविधान भी काम करता है, वो भी वैसे ही काम करता है जैसे हम अपने घर में करते हैं, यानी बिना किसी भेदभाव के जिस चीज़ की या जिसको जो ज़रूरत है उसे वो मिले। उसी तरह किसी देश में भी अगर किसी कम्युनिटी के साथ भेदभाव और इनइक्वालिटी बढ़ जाए तो फिर उस कम्युनिटी के लोग विद्रोही हो जाते हैं। हमारे देश में नक्सलवाद इसका एक सही एग्जाम्पल है। या फिर कोई देश किसी एक राज्य को इग्नोर करना शुरू कर दे, यानी उस देश अपने उस राज्य पर ध्यान देना बंद कर दे, तो वो राज्य भी उस देश के लिए खतरा हो जाता है। इसलिए इंडिया के बाहर भी कोई देश है जो रिजर्वेशन की पॉलिसी का समर्थन करते हैं। लेकिन ये रिजर्वेशन शुरू से नहीं था। हमारे यहाँ शुरू में वर्ण वाला सिस्टम था। इसमें क्या होता था, 4 वर्ण होते थे जो अपने काम के नाम पर डिवाइड होते थे। यानी पढ़ाई करवाने का काम सिर्फ ब्राह्मण करते थे, व्यापार सिर्फ वैश्य करते थे, रक्षा और राजपाट क्षत्रिय संभालते थे और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। लेकिन यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, ये सब लोग सिर्फ अपने काम से डिवाइडेड थे। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, बाहर के देशों में भी ऐसा था। लोहार को ब्लैक स्मिथ बोलते थे और उनके नाम के पीछे भी स्मिथ लगता था, यानी काम के आधार पर यह सब डिवीजन होता था। लेकिन आगे चल के ये हुआ कि जिसके पास राज, शिक्षा और व्यापार था वो बड़े होते गए, आगे बढ़ते गए और अपने हिसाब से दुनिया चलाने लगे और अपने से नीचे लोगों के साथ भेदभाव करने लगे। यानी मान के चलो कि ये जो रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को पिछले 70 साल से मिल रहा है वो रिजर्वेशन अपर क्लास के पास शिक्षा से लेकर सड़क तक हजारों सालों से था। स्थिति ये थी कि पुराने समय में बैकवर्ड क्लास के लोग कमर पर झाड़ू बांध के चलते थे ताकि उनके पैर के निशान उस रोड पर से खत्म हो सके और अपर क्लास के लोग उस पर चल सके। छुआछूत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये सब हमारे देश की रियलिटी थी, आप चाहकर भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप खुद सोच के देखो कि जिसको किसी को छूना ही अलाउड नहीं था वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको इंसान ही नहीं माना जाता था, जानवरों से बदतर हाल थे उनके। और इसी कारण
तमाम योग्यता के बाद भी न तो वो पढ़ाई कर सके, और जब पढ़े ही नहीं तो नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। उस कम्युनिटी की ग्रोथ नहीं हो पाई और पीढ़ी दर पीढ़ी यही साइकिल चलती रही। इस बात को न जाने बिना हम आसानी से कह देते हैं कि बैकवर्ड क्लास में कोई योग्यता नहीं होती, सिर्फ रिजर्वेशन के भरोसे इनका काम चल रहा है। बल्कि ऐसा नहीं है, कई हजार सालों से उनका शोषण हो रहा था और इस कारण वो अपर क्लास के बराबर नहीं आ पा रहे हैं। और ये सब इंडिया में नहीं हो रहा, आप अमेरिका में देख लो, वहाँ भी हमेशा श्वेत अश्वेत का मुद्दा छाया रहता है। वहाँ गोरे सारी बड़ी पोजीशन होल्ड करके बैठे। ऐसा इसलिए नहीं है कि श्वेत हैं वो कम कैपेबल है, सीधा सीधा दिख रहा है कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आप इंडिया का इतिहास देख लो, शिल्पकला में हम नंबर 1 थे, बाहर से लोग हमारी शिल्पकला देखने आते थे, और ये तमाम लोग जो इस प्रकार के काम करते थे बैकवर्ड क्लास से आते थे। हम कैसे कह सकते हैं कि ये कम कैपेबल है? और इन लोगों का आकलन करते टाइम हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारा इतिहास क्या था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी जो कि दासी पुत्र थे, दोनों ही आज के नियम के हिसाब से दलित थे, लेकिन इनको हमने महर्षि का दर्जा दिया। सिर्फ भेदभाव की वजह से बैकवर्ड क्लास और पीछे होते गए। मेरा आज आपसे एक प्रश्न है, और वो ये कि आप किस कास्ट में पैदा हुए, इसमें आपका क्या योगदान है? आज आप जो कुछ भी हैं वो अपनी कास्ट नहीं बल्कि इस आधार पर है कि आपको अपॉर्चुनिटीज कैसी मिली, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा था। इसको इस बात से समझो कि 2 बच्चे हैं, एक बड़े से बंगलों में रहता है, दूसरा उस बंगले के सामने एक झोपड़ी में रहता है। अब बंगले वाले बच्चे के माँ बाप पढ़े लिखे और समृद्ध हैं, तो उस बच्चे को वो सारी चीज़ें सही समय या समय से पहले मिली जो किसी के लिए भी बेहतर शिक्षा के लिए जरूरी है। वही दूसरी ओर वो झोपड़ी वाला बच्चा है जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, ना ही उनके पास पैसा है, उसको सरकारी स्कूल में जाना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ी तो काम पर भी। आप बताओ, अगर योग्यता के आधार पर नौकरी देनी हो तो किसको देना चाहिए? उस बंगले वाले बच्चे को। वही लाइफ में सक्सेसफुल होगा, वही आगे बढ़ेगा, और फिर ये साइकिल चलता रहेगा, यानी अपर क्लास और ऊपर जाता रहेगा और लोअर क्लास और नीचे। इन बच्चों में से कोई एक एक्सेप्शन निकल गया तो हम बस उसी का एग्जाम्पल देते रहेंगे, लेकिन 98% केसेस में तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। और आजकल तो हम बोल भी देते हैं कि बैकवर्ड क्लास से है ना, इसलिए आगे बढ़ गया, लेकिन हम इसके रूट कॉज को समझना होगा, नहीं तो समाज के अंदर ये गलतफहमी के सिलसिले यूं ही बढ़ते रहेंगे। कई जगह पर तो SC ST की यह स्थिति है कि उनके पास एजुकेशन में रिजर्वेशन है, जॉब में रिजर्वेशन है, फिर भी उसको पाने के लिए जो बेसिक रिसोर्सेज चाहिए वो तक नहीं है। और इसी कारण कई बड़े बड़े संस्थानों में आज भी SC ST की सीट खाली रह जाती है। 2021 में तो सरकार के एक मंत्री ने लोकसभा में अपने जवाब में कहा था कि SC ST और OBC की अलग अलग विभागों में लगभग 42,000 सीट खाली पड़ी है। किसी भी एग्जाम में अगर 100 सीटों के लिए एग्जाम हुए हैं तो कई सारे एग्जाम देते हैं, उसमें से कुछ सीटें SC ST के लिए रिजर्व होती है। अब जिसका सिलेक्शन हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं हुआ वो भर भर के इन बैकवर्ड सीट वालों को जलील करते हैं। देखो, सारा खेलना भेदभाव का है। अंग्रेजों ने हम पे कई साल राज किया, किसी को जान से नहीं मारा, बस किया क्या? भेदभाव। वो हर चीज में भेदभाव करते थे और इसलिए हमने उनसे आजाद होने के लिए कितनी कुर्बानियां दी। लेकिन देश तो आजाद हो गया, लेकिन हम छुआछूत जैसी सोच से आजाद नहीं हुए, और इसलिए रिजर्वेशन एकमात्र साधन है जिससे हम इस भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। और इसलिए इलेक्शन में भी बैकवर्ड क्लास को आरक्षण दिया है, क्योंकि बिना रिजर्वेशन के वो जीत ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास अपर क्लास के मुकाबले ना तो पैसा है और ना ही पावर। दोस्तों, जब तक हमको कुछ नहीं मालूम था ना, तब हम भी डिबेट करते थे कि यार देखो, ऐसा है कि जो रिजर्वेशन है ना, इनकम बेस्ड हो जाना चाहिए, ना कि कास्ट बेस्ड। बिना ये समझे कि रिजर्वेशन को इसलिए नहीं बनाया है कि भारत में सब फाइनेंशियली एक लेवल पर आ जाए। आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 को उठा के देख लो, उसमें कहीं भी फाइनेंशियली या इकोनॉमिक इक्वलिटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि रिप्रेजेंटेशन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। रिजर्वेशन को रिप्रेजेंटेशन के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ योजना का हिस्सा नहीं थी। रिजर्वेशन तो 1000 सालों से जो बैकवर्ड क्लास पर अत्याचार हुआ है उसको हटाने के लिए लाया गया है। गरीबी हटाने के लिए तो मनरेगा जैसी कई सारी स्कीम है, और सरकार चाहे तो और भी बहुत सारी स्कीम ला सकती है, लेकिन रिजर्वेशन के पीछे सिंपल सा लॉजिक बस इतना है कि बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए। इसलिए यूपी में आपने देखा होगा, जब मायावती CM बनी तो एकदम से माहौल बदल गया और बैकवर्ड क्लास के लोग आगे आने लग गए और उनको सम्मान मिलने लग गया। ये सब कुछ हुआ महज एक व्यक्ति के आगे बढ़ने से। तो आप सोच सकते हो कि ये पावर रिजर्वेशन की क्या है। यहाँ यह भी कहा जाता है कि 1000 साल पहले बैकवर्ड क्लास पर जुल्म तो हमारे पुरखों ने किया, हम क्यों सजा भुगते, लेकिन पूर्वजों की प्रॉपर्टी लेने में नहीं सोचते कि ये तो हमारे पूर्वजों की है, हम क्यों ले। कुछ लोग बिना लॉजिक की बात करते हैं, कहते हैं हम रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, लेकिन EWS को लेकर चुप हो जाते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि EWS क्या है।
तो ऐसा है कि EWS इनकम बेस्ड रिजर्वेशन है, जिसमें 10% का रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है। इसमें भी कौन गरीब है कौन अमीर है इसका कोई हिसाब नहीं है। यानी इसमें सिर्फ 8 लाख की एनुअल इनकम लिमिट है, जहाँ पर इनकम को वेरीफाई करने का कोई प्रोसेस ही नहीं है। सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर, टैक्स पेयर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा आप पता ही नहीं लगा सकते कि इस EWS का सही दावेदार कौन है। और इसलिए लगभग पूरा देश EWS की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान है। अब आप बोलोगे कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना इतना आसान है तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में क्या दिक्कत है? देखो, कास्ट सर्टिफिकेशन बनवाना मुश्किल है, और वैसे भी कोई अपर कास्ट अपनी जाति कभी नहीं बदलवाता, क्योंकि उसको भी पता है कि सोसाइटी में बैकवर्ड कहलाने पर कितना भेदभाव होता है, और फिर इससे परिवार और पूर्वजों का नाम भी खराब होता है। इसलिए धर्म परिवर्तन आसान है, पर जाति उतना नहीं है। इसलिए हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात करते हैं, क्योंकि यह आज भी उतना ही रिलेवेंट है। महात्मा गांधी ने एक टाइम पर कहा था कि देश से भेदभाव तभी खत्म होगा जब लोग इंटरकास्ट मैरिज करेंगे। लेकिन यहाँ भी समस्या यह है कि किसी भी कैपेबल लड़के या लड़की से कोई भी दलित का शादी करना बहुत मुश्किल है। अब लोग यह भी कह देते हैं कि भैया ये रिजर्वेशन तो खैरात में मिली चीज़ है। उनको शायद ये पता नहीं होगा कि अपर कास्ट से परेशान होकर ही लोअर कास्ट ने अंग्रेजों से सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की थी, और ये वो टाइम था जब अपर कास्ट को लोअर क्लास की वैल्यू समझ में आई थी, और उनको समझ आ गया था कि बिना बैकवर्ड क्लास के हमारी राजनीति की कोई बखत ही नहीं रह जाएगी। इसी के ठीक बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात मानकर पूना पैक्ट का समझौता हुआ और भारत में पहली बार रिजर्वेशन आया। लेकिन अब कुछ लोगों का मानना है कि अब हमें ना ये रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। अब तो ऐसा है कि SC ST से लेकर OBC जनरल तक सब एक लेवल पर आ गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो एक काम करना, अपने घर से बाहर जाकर स्वच्छ भारत के लिए काम कर रहे सफाई कर्मी या जो छोटे मोटे वर्कर हैं, उनसे जाकर उनकी कास्ट पूछना। तब आपको ना ये सेम लेवल वाली बात समझ आ जाएगी और पता लग जाएगा कि रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है। क्योंकि बड़े बड़े ऑफिस और घरों में AC के कमरे में बैठकर रिजर्वेशन को हटाने की बात करना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो बिल्कुल अलग है। गांवों में तो स्थिति आज भी कई हद तक खराब है। इसलिए अगर आज रिजर्वेशन बंद कर दिया जाए तो ये जो बैकवर्ड क्लास थोड़ा आगे बढ़ रहा है उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी। अपर क्लास तो पॉपुलेशन में बहुत कम है, लेकिन जमीन जायदाद और पावर के मामले में इनकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, जब सरकारी आंकड़ों में इसको देखा गया तो पता चला कि सारी महत्वपूर्ण पोजीशंस में बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन न के बराबर है। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि इसके बावजूद भी कुछ अपर क्लास के तबके को लगता है कि SC ST के रिजर्वेशन से हमारा हक मारा जा रहा है, और इसलिए बैकवर्ड क्लास के खिलाफ मन में गुस्सा लेकर चल रहे हैं। ये बात बैकवर्ड क्लास को पता है, इसलिए वो किसी को भी अपनी कास्ट बताने से झिझकते हैं, और इसके बाद भी अगर किसी को उनकी जाति का पता चल जाए तो फिर लोग उनको अलग अलग नाम से बुलाना शुरू करते हैं, और उन्हें पता नहीं इन कारणों से क्या क्या सफ़र करना पड़ता है। असली समस्या यहाँ पर जो है वो पॉलिटिशियंस की है। पॉलिटिशियन जनता को एक वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं समझते और हर चीज़ में अपना राजनीतिक फ़ायदा देखते हैं। हुआ यह था कि देश में सबसे पहला रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में ही दिया गया था, जो कि 1932 के पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ कि बैकवर्ड क्लास का पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके, क्योंकि बैकवर्ड क्लास और किसान इन दोनों की पॉपुलेशन देश में सबसे ज़्यादा है, और इसलिए दोनों किसी भी पार्टी के मुद्दों में सबसे ज़्यादा होते हैं। पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन आने के बाद देश में सबसे पहले तब की तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वो जीत कर एजुकेशन में भी रिजर्वेशन देंगे। उसके बाद से एजुकेशन में भी रिजर्वेशन आ गया। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि भैया OBC की पॉपुलेशन 52% है, इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने जनवरी 1979 में मंडल कमीशन बना दिया और OBC को 27% रिजर्वेशन दे दिया। तब से कोई भी नेता मंडल कमीशन को हाथ लगाने से बच रहे हैं। उसके बाद मैडम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर उनके सुपुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन दोनों में ही इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, या ये कह लो कि दोनों ही वोट बैंक के चक्कर में इसमें कुछ भी बदलाव करने से बचते रहे। फिर 1989 में VP सिंह जी की सरकार बनी, और सभी को पता है कि एक मिलीजुली सरकार थी जिसमें कई सारे लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। क्योंकि VP सिंह यूपी से आते थे, तो और यूपी में अपना असर दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, जिस मंडल कमीशन को कोई भी हाथ लगाने से बच रहा था, उस मंडल कमीशन की सिफारिश मानकर 1990 में उन्होंने OBC को 27% रिजर्वेशन दिलवा दिया। हालांकि इसका भयंकर विरोध हुआ, लेकिन कई विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी सरकार ने इसे वापस नहीं लिया और यह लागू हो गया। इस तरह पूरे देश में कुल 50% के आसपास रिजर्वेशन हो चुका था। फिर इसके बाद देश में नरसिम्हा राव जी किस प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि देखो, हम 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर भी देंगे, और पहली बार यहां से EWS रिजर्वेशन की बात शुरू हुई।
रिजर्वेशन धीरे धीरे एक सोशल इशू की जगह वोट बैंक की राजनीति बनते जा रही थी। और इसके पीछे रीजन भी बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि मान लो कोई पार्टी पावर में आकर किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे दे तो कम्युनिटी जीवन भर के लिए उस पार्टी को वोट देगी। और अगर कोई पार्टी पावर में आकर किसी कम्युनिटी का रिजर्वेशन हटा दे तो वो कम्युनिटी जीवन में कभी भी उस पार्टी को वोट नहीं देगी। और इसी कारण से इंदिरा गांधी से लेकर भाई और बहनों कहने वाले नेताजी तक किसी ने भी रिजर्वेशन को हटाने के बारे में सोचा तक नहीं है। हर बड़े नेता ने एक काम जरूर किया, वो कैसे न कैसे करके रिजर्वेशन को लेकर आए। और इस पूरे खेल में जिसको वास्तव में रिजर्वेशन का फायदा मिलना था उसको स्ट्रगल करना पड़ा। इनके वोट बैंक के चक्कर में कॉन्स्टिट्यूशन को मल्टीपल टाइम्स अमेंड करना पड़ा। 77, 81, 82 एंड 93 ये सारे अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन को लेकर ही किए गए। साल 1932 से लेकर आज तक कास्ट बेस्ड सेंसस लोगों के सामने नहीं लाया गया। SC/ST की मजबूरी थी, क्योंकि संविधान में उसका प्रावधान होने के कारण वो डेटा रिलीज किया गया, लेकिन इसके अलावा किसी भी कास्ट का डेटा आज तक सामने नहीं आया। सालों से ये डेटा भारत सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के पास पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक कभी उसको रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों, इस देश में शिक्षा, राज, सेना और व्यापार पर हमेशा एक निश्चित कम्युनिटी का ही कब्जा रहा है, और कोई भी अपनी कम्युनिटी के बाहर अपना मन होने के बाद भी काम नहीं कर पाया। और इस कारण कई लोग अपने इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के बावजूद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाए। और इसलिए समझना होगा कि हमारे समाज में ये जो हर लेवल पर इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है वो कई हजार साल पुरानी है। कई लोगों को हजारों सालों तक पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन अब समाज के उन वर्गों का जिनका इतने सालों में शोषण हुआ है उनको आगे लाने की जवाबदारी भी समाज की ही है, और इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया है। बस होना ये चाहिए कि इस रिजर्वेशन का यूज सही हो, यानी जो डिजर्विंग हो उनको इसका फायदा मिले, कोई गलत व्यक्ति इसका फायदा ना उठा ले और उस चक्कर में किसी डिजर्विंग का नुकसान ना हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो और लोगों के साथ शेयर करें। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।